अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ उस्मा अख्तर खान जी और आज के प्रोग्राम का अपना पाकिस्तान का आगाज़ करते हैं। मेरे रियाज मखसून साहब रोज़ाना की तरह मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और आज उनसे मैं बात करना चाहूँगी हमारी जो सियासी सूरत हाल चल रही है, PTM से लेकर सेनेट के इलेक्शंस तक जो कुछ हुआ और उसके बाद की भी जो सूरत हाल है, एक केओस मचा हुआ है मुल्क में और लगता नहीं है कि सियासत हमारी जो है, सियासत की सूरत हाल जो है वो कुछ थम जाएगी, कुछ बेहतर हो जाएगी। अभी तो कोई भी ऐसे हालात नहीं लगते। रियाज साहब से मुलाकात करते हैं, जानते हैं कि मसला है क्या, इसका हल क्या है, क्या कोई हल निकल भी सकता है हमारे सियासी मसाइल का। जी अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। जी रियाज अच्छा कि साहब, आपने जिक्र किया है, ये हम इतना तफसील से तो बात नहीं कर सकते। मुख्तसरन बताऊं कि मुझे एक मिसरा याद आ रहा है। हबीब जालिब मरहूम ने अपनी नज़्म में कहा था कि लगा है मिस्र का बाज़ार देखो। तो मिस्र का बाज़ार क्या था? जहाँ गुलामों की खरीदो फरोख्त होती थी। बिल्कुल। तो उसने तो कहा था मिस्र का बाज़ार देखो। हम तो कहते हैं देखो भी नहीं, बाज़ार चलने दो, लेकिन खुफिया पर्दा लगाकर बाज़ार का कारोबार जारी। वही सियासी सूरत पर्दा भी हाल क्या है। लगा हुआ, अब तो पर्दा भी नहीं होता, पर्दा भी खुलेआम फाश सब हो कुछ चुका है, रहा आपने देखा। अच्छा देखिए, यही बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि हम लोग जमहूरियत के नाम पर हर चीज़ को जायज़ करार देते हैं। जी देखिए, मेरे नज़दीक असल चीज़ है मुल्क की बेहतरी, एक आम आदमी की बेहतरी। एक आम आदमी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई वर्दी में बैठा है, कोई शेरवानी में बैठा है या शलवार कमीज़ पहन कर वज़ीर आज़म। बिल्कुल बिल्कुल। उसको तो अपने मसाइल और अपने मुल्क की तरक्की चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलूँगा। आप देखिए 47 में पाकिस्तान बनने के बाद 58 तक, अय्यूब खान के मार्शल लॉ तक 7 वज़ीर आज़म चेंज हुए। अच्छा, उस वक्त तो कोई सेलेक्टेड और इलेक्टेड वाला तो कोई बात ही नहीं था। आज तो कहते हैं सेलेक्टर और सेलेक्टेड। फौज का अमल दखल भी नहीं था सियासत में। सियासतदानों ने एक दूसरे को इस तरह से नोचा भगोड़ा है। और उस वक्त तो सिर्फ मुस्लिम लीग ही थी और एक रिपब्लिकन पार्टी थी, लेकिन आपस में टूट टूट के नई नई पार्टियां बनती थी और बड़े ताकतवर सियासतदान थे उस वक्त। चौधरी मोहम्मद अली, ममडोर, दौलताने, इधर चौधरी, सब बड़े बड़े सियासतदान, खान बिरादरान सरहद में बलूचिस्तान के सरदार। तो लियाकत अली खान बेचारे शहीद हो गए। 47 से 51 तक वो वज़ीर आज़म रहे। उसके बाद जनाब आपके ख्वाजा नाज़िमुद्दीन बने। ये भी देखिए बड़ी मज़े की बात है कि वो गवर्नर जनरल थे, जो जिसका ओहदा वज़ीर आज़म से बड़ा होता था, लेकिन साजिश करके उनको जो है वज़ीर आज़म बना दिया गया, यानी डिमोट कर दिया गया। और वो इतने सादा अल्लाह वाला आदमी था कि उससे वो कबूल भी कर लिया, वज़ीर आज़म बन गया। वो 51 से 53 तक बरसर इक़्तिदार रहे। उसके बाद मोहम्मद अली बोगरा है, 53 से 55 तक रहे। फिर चौधरी मोहम्मद अली आए अगस्त 55 से सितंबर 56 तक, यानी 1 साल तकरीबन उनकी वजारत। किसने तोड़ा उनकी हुकूमतों को? ठीक है ना, कोई हुकूमत, कोई फ़ौज का तो अमल दखल नहीं था ना उस वक्त तक। अच्छा, फिर हुसैन शहीद सोहरवर्दी आए। उनका नाम था शहीद, वैसे शहीद नहीं थे वो। तो वो सितंबर 56 से 56 से अक्टूबर 57 तक रहे। फिर उसके बाद जनाब थोड़े थोड़े अरसे के अभी मैं आपको बताता हूँ इस पर पंडित नेहरू ने क्या तबसरा किया था। उसके बाद फिर अक्टूबर 57 से दिसंबर 57 तक ये हमारे चंद्रीगढ़ रोड वाले इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगढ़ साहब वज़ीर आज़म रहे। फिर बेचारे आए फिरोज़ खान नून 57 दिसंबर से अक्टूबर 58 तक। तो एक साल के भी टर्म उस दौर में जब एक मज़ाकरात की हिंदुस्तान से बात हुई तो पंडित नेहरू ने कहा मैं किससे बात करूं? तुम्हारे पास तो इतने वज़ीर आज़म बदलते हैं जितनी में धोतियाँ नहीं बदलता। ये तंज था उनका। अच्छा, अब देखिए ये थी सूरत हाल सियासी, एक दूसरे को भंबोड़ रहे थे, खींच रहे थे। तो ये शुरू से ही यही हालात, साजिशी महलाती साजिशें, जिसको आज हम किसी और के ऊपर डाल रहे थे मलबा। सियासतदान अपने गरीबानों में तो मुंह डाल के देखे। फिर अय्यूब खान का मार्शल लॉ लगा इन्हीं हालात की वजह से। मुल्क के बहुत बुरे हालात थे। जब अय्यूब खान ने मार्शल लॉ लगाया तो उसने क्या किया काम? मैं तो चाहता हूँ कि कोई हुकूमत आए और ये काम करे। उसने लगाया एक एबडो, EBDO। एबडो मीन होता था इलेक्टेड बॉडीज डिसक्वालिफिकेशन ऑर्डर। इलेक्टेड बॉडीज उसे सारे सियासतदानों पर 5 साल तक के लिए सियासत करने की पाबंदी लगा दी। ना ये बयान दे सकते हैं, सियासी बयान, ना ये जलसा कर सकते हैं, ना कोई सियासी मीटिंग कर सकते हैं। और बड़े खान अब्दुल क़य्यूम खान जिन्हें जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था डबल बैरल खान,
वो पूरा बहुत बड़ा जी। जुलूस लेकर आ रहे थे वज़ीर आज़म बनने के लिए। तो जब जैसे ही अयूब खान का माशाल्लाह लगा, वो जाकर अपने बिल में छुप गए। और ये 5 साल के अरसे में दौलताने, ममडोर, चौधरी, खान, जी। सरदार सब खामोश, ताकत की ज़बान समझते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा, बिल्कुल हाँ, सख्ती जब तक ये नहीं की दब जाए। के बैठ गए। और फिर अयूब खान ने क्या किया, एक और कानून नाफिज किया, डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल्स, DPR। जी अच्छा, जिसके खिलाफ हम स्टूडेंट्स से बड़ी तहरीक चलाई, क्योंकि हम भी बहुत उसके निशाना बने। वो कानून ये था, हुकूमत किसी को भी जिसको एंटी स्टेट सरगर्मी समझती थी, यानी मुल्क के खिलाफ नुकसान पहुंचाने वाले, सही। गद्दारी नहीं, उनको 3 महीने तक बगैर मुकदमा चलाए नज़रबंद कर सकते थे। तो हमारे अच्छा। स्टूडेंट जितने लीडर्स थे, उनको ये DPR के तहत पकड़ा जाता था, उठाते थे और दूर दराज की जेलों में बंद ठीक कर है। देते। तो सियासतदानों पर भी था वो। अब नतीजा क्या हुआ इसका, एब्डो और DPR का, कि 58 से 65 की वॉर तक पाकिस्तान का दौर सुनहरा तरीन दौर था, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं कभी नहीं होगा, बिल्कुल। और इससे आप चाहे लाख फौजी आमरीत कह लें, डिक्टेटर कह लें, आप इनकार नहीं कर सकते कि मुल्क के लिए तरक्की का दौर तरक्की वही सबसे था बिल्कुल। जब क्योंकि साउथ सिर्फ एशियन ये आपने कंट्रीज। 2 ये चीज़ें बताई, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो हैं रूल्स नाफिज किए गए थे, जिनको कि फॉलो कराया जाता था, जो आम आवाम से भी फॉलो कराए जाते थे। और उसमें यही था कि एक सिविल सेंस लोगों में आनी चाहिए, और वो आ भी हाँ, रही थी। वो करवाया था उन्होंने, वो बिल्कुल। करवाया था, बिल्कुल। तो आप ये देखिए, ये दौर में जो साउथ एशियन कंट्रीज है, रीजन, उसमें पाकिस्तान सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट थी पाकिस्तान की। जी कोरिया, मलेशिया और पीछे थे सिंगापुर से डेलीगेशंस आए थे पाकिस्तान जी। की तरक्की को देखने के बिल्कुल। लिए। ये वो दौर था। आप होगा फौजी दौर में, मैं और तो पाकिस्तान से प्लान्स लेके गए जी। थे, और उन्होंने उनके ऊपर अमल इतनी किया। इंडस्ट्रियल स्टेट बना के जब आप अगर आप जाती तो 3 शिफ्टों में काम होता था कराची के साइड इंडस्ट्रियल एरिया में। जब एक शिफ्ट ख़त्म होती थी तो सड़क पर तिल धरने की जगह नहीं होती थी, इतने वर्कर्स रोज़गार से थे। सही। लेकिन हमने क्या किया सियासतदानों ने, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर- तो फिर से 65, वही। देखिए एक पाकिस्तान का दौर 58 से 65 तक है। अगर 65 की वॉर नहीं होती और दूसरा 5 साला मंसूबा जो था 5 ईयर प्लान अयूब खान का मुकम्मल हो जाता, पहले में उन्होंने टारगेट से ज़्यादा अचीव किया, अचीव, सही। तो आप देखते पाकिस्तान आज कहाँ होता। लेकिन साजिश के तहत पाकिस्तान को जंग में मुलविस किया गया, और उसके बाद जो डिक्लाइन शुरू हुआ 65 के बाद, आप देखिए बिल्कुल हम पहाड़ से गिरा हुआ फिर पत्थर तो की हाँ, तरह वो आज हम तक तह नहीं पर खड़ा जा हो रहे सके, हैं। बिल्कुल। और अभी जो आप तमाशा देख रही हैं, इससे जमहूरियत के चेहरे से नकाब खींच लिए कि देखो कि ये हैं जिसे जमहूरियत जमहूरियत कहने तो वाले, खैर खरीद देखिए रहे हैं जिसे। हमारे मुल्क में है भी नहीं, एक सो कॉल जमहूरियत है जिसको कि डेमोक्रेसी यहाँ पे हम कहते हैं, लेकिन है नहीं एक्चुअली में। और उन ममालिक में जहाँ पे कि मेरे नज़र में कि जिनमें तालीम की कमी है, शऊर की कमी है, वहाँ पे तो डेमोक्रेसी होनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि जब लोगों को पता ही नहीं है कि इसका मतलब क्या है और उन्होंने अपने हकूक़ को कैसे इस्तेमाल करना है, तो फिर और अपने फ़राइज़ को कैसे इस्तेमाल करना है, तो फिर डेमोक्रेसी का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब तक लोगों में शऊर नहीं आएगा तो देयर इज़ नो पॉइंट कि आप उनके हाथ में इतना बड़ा एक उनको पावर दे दें कि वो जो है मुल्क के हुक्मरानों को सिलेक्ट कर सके। खैर, बहुत शुक्रिया रियाज साहब, और इंशाल्लाह फिर हम बात करेंगे सियासत के ऊपर ही, और उम्मीद करेंगे कि हालात बेहतर हों। एक छोटे से ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मैं हूं उस्मा, और इस वक्त मेरे साथ फैशन फोटोग्राफर तलहा गौरी यहाँ पे मौजूद हैं। सोनी के एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं। इनसे मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं कि आजकल क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, फैशन फोटोग्राफी की तरफ कैसे आना हुआ, ये हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम तलहा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। जी, फैशन फोटोग्राफी का शौक कैसे हुआ? फैशन फोटोग्राफी का शौक, ये बड़ी लंबी कहानी है। एकेडमिक बैकग्राउंड मेरा इंजीनियरिंग का है, तो मैंने अच्छा, इलेक्ट्रिकल ओके। इंजीनियरिंग पढ़ा। हाँ। मेरा मेजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। उसके ओके। बाद फिर हाँ तो आहिस्ता, रोबोट से होके आप इधर अरे कैसे आ गए? हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, बहुत टेढ़ी मेरी तिरछी तिरछी कहानी है। कभी ये प्लान नहीं किया था फैशन फोटोग्राफी करेंगे, हाँ। पर वन थिंग लेड टू अनदर। एक 10 साल की जर्नी में पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर एडवर्टाइजिंग पढ़ा, उसके बाद फोटोग्राफी का थोड़ा थोड़ा शौक पैदा हुआ था। फिर हम अमेरिका चले गए।
हमने कहा चलो, मतलब अमेरिका जाना था हमने, वो शाहरुख खान की फिल्में बड़ी देखी थी बचपन में, वो ऐसे ऐसे करके न्यूयॉर्क में घूमता रहता था। हमने कहा अमेरिका जाए कैसे, तो हमें पता चला यार अमेरिका में एक फिल्म यूनिवर्सिटी है, न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी। तो हमने एडमिशन अप्लाई किया, उन्होंने एडमिशन अप्रूव कर दिया। मैंने कहा अरे अच्छा, ये कैसे हो गया? उल्टा हिसाब हुआ, यानी कि उल्टा लोग हिसाब जो हुआ। है अमेरिका जाने के लिए आपने जो है वो फिल्म अकेडमी का क्या, वरना लोग फिल्म अकेडमी को पहले माइंड में रखते हैं और न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी तो फिर न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी का हमें पता तो था, बट वो ऑब्वियसली हमारी इतनी कोई हाई होप्स थी नहीं कि हमारा एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन हो गया, हमने अब्बू को बताया, अब्बू एडमिशन हो गया। अब्बू ने बोला अच्छा ठीक है, तुम्हारी शक्ल है, तुम्हारा वीज़ा तो लगेगा ही नहीं। मैंने कहा देखते हैं, हमने वीज़ा अप्लाई किया, हमारा वीज़ा भी लग गया। तो अब्बू को फिर थोड़ा सा हार्ट अटैक आया कि यार अब होस्ट को पैसे देने पड़ेंगे। तो फिर न्यूयॉर्क गया, मैंने वहाँ फोटोग्राफी सीखी, पढ़ी। उससे पहले फोटोग्राफी कर रहे थे। कितने टाइम वहाँ पे आपने कोर्स जो किया? मैंने वहाँ पे 6 महीने का 6 महीने रहा वहाँ पे, कुछ काम किया, गोरों को थोड़ा असिस्ट किया। तो अपना खर्चा वगैरह आपने खुद ही? हाँ, खर्चा निकल आया था। उसके बाद जब वो हमें पता चलता ना कि यार यहाँ तो हमारे आगे पीछे बड़े सारे लोग घूम रहे होते हैं, वहाँ नहीं होता कोई घूमने वाला, और वहाँ सब काम खुद करने होते हैं। बिल्कुल। प्लस पाकिस्तान में एक एज है हमारे पास, अच्छी बात है या बुरी बात है इसको ये नहीं पता, लेकिन यहाँ पे वो हमारी दादी बोलती थी अंधों में काना राजा होता है। तो यहाँ पे अंधों में काने राजे हैं। अमेरिका में या अमेरिका में सबकी 3-3 आँखें हैं, तो वहाँ कॉम्पिटिशन इतना टफ है। तो हम लोग उनसे इंस्पायर होके एस्पायर करते हैं कि वैसा काम करें, वो और उनके बीच में काम करेंगे तो और कंपटीशन हो गया। तो फिर मैंने कहा नहीं यार चलो पैकअप करते हैं। मैं पाकिस्तान वापस आया। तो एक थोड़ा बिजनेस सेंस था, क्योंकि उससे पहले मैं 7 साल एक एड एजेंसी चला रहा था, तो आई वाज द ओनर ऑफ दैट। वो फिर वन थिंग लेट टू अनदर वो बंद हो गई। उसका एक्सपीरियंस था, बिजनेस सेंस था, बिजनेस रिस्क लेने की थोड़ी कैपेबिलिटीज़ थी। तो आई रियलाइज़ कि यार फोटोग्राफी तो सब कोई हर कोई कर रहा है, बट फोटोग्राफी एकेडमिया एक ऐसा पोर्शन है इस मार्केट का जिसको किसी ने टैप नहीं किया है। तो मैंने उसको टैप किया, तो आई स्टार्टेड अ फोटोग्राफी स्कूल, और आई हैव बीन रनिंग दैट एवर सिंस आई केम बैक। 5 साल हो गए। दैट इज़ द ओनली फुल फ्लेज्ड फोटोग्राफी स्कूल इन पाकिस्तान। अच्छा, वो बड़ा अच्छा सीन है। साथ में फिर फैशन फोटोग्राफी। कैसा मींस के स्टूडेंट्स के साथ क्या रिस्पांस है? अच्छा, लोग आना चाह रहे हैं, सीखना चाहते हैं फोटोग्राफी? देखो पर्टिकुलरली मेरी जगह पे तो जो हमारा जो फोटोग्राफी स्कूल है उस पर तो रिस्पांस बहुत अच्छा है। तो वी चर्न आउट अराउंड 70 फोटोग्राफी स्टूडेंट्स एवरी 3 मंथ्स। तो हाँ, इट्स अ 3 मंथ्स प्रोग्राम, और 3-4 सेशंस होते हैं साल में। तो और हाँ, वी आर हाउसफुल। अब जो दूसरे फोटोग्राफी स्कूल्स अब अ लॉट ऑफ फोटोग्राफी स्कूल्स आर देयर, उनसे बड़ा अच्छा कंपटीशन है, उनको हम कंपटीशन देते हैं, बच्चे बड़े नामों को। अच्छा सीन है, लोग आना चाह रहे हैं। मैं स्पेसिफिकली फैशन फोटोग्राफी नहीं सिखाता, इट्स अ जेनेरिक फोटोग्राफी स्कूल। ठीक है, हाँ। उसके बाद फिर वो जो भी फील्ड चूज करना चाहे। तो अब उसमें हमारे रीजन में ना द इजीएस्ट वे टू मेक मनी थ्रू फोटोग्राफी इज वेडिंग फोटोग्राफी। तो मेजर जो स्टूडेंट्स हैं वो वेडिंग फोटोग्राफी की तरफ ही जाते हैं। और अब तो आप ये देखें कि वेडिंग फोटोग्राफी भी बहुत एडवांस हो गई है। अब वेडिंग फोटोग्राफी रही नहीं ना, हाँ। अब वो फैशन फोटोग्राफी हो गई है। वो एक मूवी बन गई है, एक फिल्म बन गई है। 1990 मेरी बाजी की शादी हुई थी 96 में, बड़ी बाजी। हाँ जी। तो वो तब जो शादी होती थी ना, फोटोग्राफर आता था, एक काला पर्दा लगाता था घर के अंदर, दुल्हन को बुलाते थे, तो दुल्हन यूं करके वो पोजेस अब नहीं रहे। अब थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है, अब लोकेशन पे शूट होते हैं। आप देखें ना, वो क्या परिंदे उड़ते हुए जा रहे होते हैं, और अंगूठी आती थी, वो सारी चीजें। मेरी अम्मी की शादी की वीडियो है, वो बीच में अम्मी की फेस आ रहा है, और अब्बू घूम रहे हैं। तो ऑब्वियसली उस टाइम जिस तरह की एडिटिंग होती थी, जो होता था, तो क्रिएटिविटी उस टाइम की जो थी वो वैसे ही होता था। सही है, लेकिन अब बहुत चेंज हो गया और बहुत चीज़ें मुख्तलिफ हो गई हैं। तो बल्कि मुझे खुद ये होता है कि जब व्हेन आई गेट मैरिड उस टाइम भी इतनी अच्छी नहीं थी, और अब मुझे होता है कि या तो नहीं, उस टाइम उसके साथ शादी एक तरह से दोबारा से की जाए ताकि उसकी फोटोग्राफी दोबारा से फिर से वही हो जाए, आपका दोबारा से वी कैन रीलिव। बस मॉर्निंग शो पे हम दोबारा शादी करते हैं, है ना, दोबारा से शादी करना। लेकिन मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, वो अपनी जब उस टाइम शादी में भी मूवी में नजर नहीं आ रहे थे। अच्छा, मुझे लगा अभी आप बोले कि मेरे हस्बैंड ऐसे कि वो बोलेंगे चलो ठीक है दोबारा शादी तो करें, दुल्हन नहीं लाओ। इस पे हम बाद में बात करेंगे, जो कि बात ठीक है। अच्छा, सो फैशन फोटोग्राफी, आप खुद ज्यादा फैशन फोटोग्राफी ही करते हैं? मेरा अपना फोटो फैशन फोटोग्राफी है। क्या लॉन्च के शूट्स करते हैं ज्यादा, किस तरह के? यार एक और डिलेमा है ना, हम फैशन फोटोग्राफी की मार्केट पाकिस्तान में बड़ी अच्छी है,
बट फैशन मार्केट इटसेल्फ बहुत ना रिलीजन और रीजन स्पेसिफिक है हमारी, समझ रही हैं आप, इफ यू नो व्हाट आई मीन। हम अगर वेस्ट में काम करते हैं ना तो फैशन बहुत वास्ट हाँ, है, बिल्कुल, हाँ, यहाँ पे openly हम आप लोग कर लॉन सकते की जोड़ों तक की ये महदूद रह गए। बिल्कुल। मुझे पर्सनली ना वो लॉन के फूलों वाले प्रिंट्स, बड़े बड़े फूल वाले प्रिंट्स और पीछे मॉडल खड़ी है, पीछे दुपट्टा ओढ़ रहा है, इस तरह के शॉट्स पसंद नहीं है। तो आई मोस्टली डू हाई फैशन, अवांगार्ड टाइप के। अवांगार्ड एक जॉनर है फैशन का, वो क्या तो अब जो बहुत जिससे आप वो नहीं दिखते फैशन शोज में लड़कियां अजीब से कपड़े पहन के आती हैं, राइट। अब हम सोचते हैं यार ये इन्होंने कौन कपड़े पहनता बनाए हैं, ये कौन पहनता होगा रोजाना। एक्चुअली वो कपड़े रोजाना नहीं पहने आते, बट दैट ड्रेस या दैट गारमेंट इज देयर टू पोर्ट्रे द डिजाइनर्स फैशन सेंस। हाँ, उसके कट्स, उसकी ड्रेपिंग, उसके कलर सेंस, और उससे फिर आप कोई वेंडर है या कोई ट्रेडर है वो उसको हायर करता है कि चलो मेरे लिए 100 जोड़े बनाओ या 200 जोड़े बनाओ। तो वो जो रैंप पे कपड़े चल रहे होते हैं ना, हम मेजॉरिटी वो शूट कर रहे होते हैं। बट अगेन आपको मेरा वो बड़े फूलों वाला लॉन के प्रिंट वाले शूट्स शायद ऑनलाइन दिखे नहीं मेरे पोर्टफोलियो में, लेकिन हम करते हैं क्योंकि दे पे ऑफ द बिल, ऑफ कोर्स। हाँ, तो वो हम करते हैं। और उसका एक वही होता है, आप उसमें कितनी क्रिएटिविटी ला सकते हैं, कितना चेंज कर सकते हैं, बिकॉज आपको मेन तो वो ड्रेस तो दिखाना ही है, वो प्रिंट आपने दिखाना ही है उस तस्वीर में, तो आपको एक जो स्टाइल है कि आपने दुपट्टा भी उसमें दिखाना ही है, आपने वो कपड़े भी उस तरीके से करने हैं, उसको आप बहुत ज़्यादा आप उसमें बहुत सारा चेंजेस शूटिंग स्टाइल्स है ना। कुछ लोग ई कॉमर्स वेबसाइट से शूट करवाते हैं, तो डिजाइनर बॉन्ड्स के यार एक ही तस्वीर में सारी डिटेल्स आ जाती है कपड़ों की। एडिटोरियल फोटोग्राफी में ये होता है कि एडिटोरियल फोटोग्राफी में आप कपड़े नहीं बेचते, उसमें आप फील बेचते हैं। तो हो सकता है कि कोई तस्वीर ऐसी हो जिसमें कपड़े नजर ही नहीं आ रहे हो, लेकिन वो फील ज़रूर कम्युनिकेट हो रही हो टू द ऑडियंस। अक्सर बिलबोर्ड आप देखती होंगी, एक कैंपेन, अगर मैं ब्रांड का नाम ले सकता हूँ यार, नहीं अब ब्रांड नहीं ले वैसे, एक XYZ ब्रांड का एक कैंपेन चली थी, बिलबोर्ड्स पे पिक्चर्स लगी थी, उसमें मॉडल का सिर्फ फेस था और बंडाना उन्होंने पहना था, तो वही लॉन के प्रिंट वाला, और वो हवा में उड़ रहा था, कपड़े तो नजर ही नहीं आ रहे थे, बट उन्होंने जो लुक एंड फील थी उस कैंपेन की वो कम्युनिकेट कर दी थी। तो वो एडिटोरियल्स थे, उसमें आपको करने को बहुत कुछ मिलता है। तो मुझे बड़ा शौक है इस तरह की फोटोग्राफी का। इसमें इसके क्लाइंट्स कम है, इसका काम कम है, तो थोड़े पैसे कम है, तो देन अगेन फिर वी डू लॉन्च। अच्छा, कंपटीशन भी काफ़ी है, अगर हम देखें तो आज से अगर हम 8-10 साल पहले की बात करें, 10 ईयर्स बैक, तो इतने फैशन फोटोग्राफर्स नहीं थे, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा हैं के मार्केट में, आप देखें तो हर कोई ही फैशन फोटोग्राफर, जब से फ़ोन्स आए हैं तो फोटोग्राफर की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद ही फोटोग्राफर बन गए हैं और आप खुद भी अपने फोटोग्राफी कर लेते हैं। तो आप कैसे मार्केट को देख रहे हैं कि जो कंपटीशन है, इज इट हेल्दी कंपटीशन, या फिर आपको लग रहा है कि बस अब तो हर तरह के लोग आ गए हैं? देखिए, हम बोलते ना यार तुम फोटोग्राफर थोड़ी हो, तुम तो आईफोन वाले हो। आईफोन वाला भी फोटोग्राफर ही है, ही हैज अ डिवाइस टू कैप्चर फोटोज। अब वो इतनी बड़ा कैमरा हो या इतना सा कैमरा हो, एज लॉन्ग एज ही इज मेकिंग गुड इमेजेस, ही इज अ फोटोग्राफर। हाँ, बात आती है if he is a professional photographer, anyone who gets paid for photography is a professional photographer. Of course. लेकिन क्या उस लेवल का काम वो कर पा रहा है कि वो उसको पे ऑफ करेगा? अगर वो कर पा रहा है तो डेफिनेटली ही इज अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर। अब मार्केट में कंपटीशन वाकई में बहुत है। पहले क्या था, अगर हम 20 साल पहले जाए ना, कैमरास महंगे थे, चंद फोटोग्राफर्स थे, उनकी लॉबी थी, वही काम कर रहे थे। अब कैमरास बहुत अफोर्डेबल हैं और अब हर घर में 3 फोटोग्राफर्स हैं और वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं, और वो तीनों ही फैशन फोटोग्राफी भी करेंगे, वेडिंग फोटोग्राफी भी करेंगे, प्रोडक्ट फोटोग्राफी भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। अक्सर हमारी जब बहस होती है दूसरे सीनियर से, तो हम लोग यही बातें कर रहे होते हैं डिबेट में कि हमारी जो मार्केट है ना, दैट्स डिफरेंट। अगर फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम तलहा गौरी या हम एम XYZ, जिसका एक नाम हो गया अगर इंडस्ट्री में, हम लोगों को ज़रूरत नहीं है कि जो नए ऑन्ट्रेंट्स है ना मार्केट में, हम उसे डरें, क्योंकि ऑब्वियस चीज़ है कि जाके मार्केट डिफरेंट है। एक छोटी सी दुकान पे जो बंदा अपने कपड़े जोड़े बेच रहा है, वो हमें अफोर्ड नहीं कर सकता, डेफिनेटली हम उसको सर्विसेज भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। लेकिन जो नया बच्चा आया, जिसने छोटा सा कैमरा एक लिया है, वो उनको सर्विसेज दे सकता है। वो मेरा कंपटीशन नहीं है, दिस इज नॉट कंपटीशन, दिस इज मार्केट एक्सपेंशन। बनाना है, उसे अपने काम दिखाना है, दिस इज मार्केट एक्सपेंशन। जब आप फोटोग्राफर हो ना, तो आप सिर्फ फोटोग्राफर नहीं हो, आप पूरे बिजनेस पर्सन हो, तो आपको समझ लानी चाहिए अपने बिजनेस के बारे में भी। तो मैं इसको कंपटीशन नहीं बोलूँगा, मार्केट एक्सपेंशन बोलूँगा। सही, दैट्स अ गुड थिंग। अच्छा, ये बताइएगा फोटोग्राफी में लाइटिंग की कितनी अहमियत होती है, और आप जिस मीडियम पे काम करते हैं, आप इंडोर ज़्यादा काम करते हैं या फिर यू लाइक डे लाइट और उसमें आपको शूट ज़्यादा अच्छे लगते हैं? अच्छा, जब हम डे लाइट बोलते हैं ना, तो कमर्शियल फोटोग्राफर्स जो वर्क अगेंस्ट मनी, हम लोग सूरज की लाइट को तो बरकरार लाते ही नहीं।
मेरा पर्सनल जो फोटे है दैट्स आउटडोर फोटोग्राफी। ओके। बट आउटडोर फोटोग्राफी में भी हम सूरज की लाइट को कंसिडर नहीं कर रहे होते, आप फिर हम लाइटिंग अपनी अरेंज करते हैं, ठीक अपनी है। लाइट्स लगा रहे सही। होते हैं, तो उसकी भी साइंस अलग है। और लाइटिंग जो कितनी मैटर करती है, आपने ये पूछा, दैट्स 1001%, मतलब 1000 के बाद भी 1% और। ये सारा लाइटिंग ही है, बिल्कुल। वीडियो में सब लाइटिंग है, फोटोग्राफी अच्छा, में सब एक lighting बहुत है। चीज़ देखने में आती है, जैसे कि आप, मैं आपसे एक थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है कि एक ही तरह का आप कैमरा है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3 फोटोग्राफर्स को खड़ा कर दूँ, सेम लाइटिंग है, सेम कैमरा उनके हाथ में दे दूँ, सेम मॉडल उनके पास हो, सेम चीज़ उन्होंने कैप्चर करनी हो, लेकिन तीनों अलग अलग तरीके से करेंगे, तीनों का रिजल्ट अलग आएगा, व्हाई इज दैट? ये चीज़ कैसे? ये बिल्कुल ऐसे है कि मैं किसी की बहुत अच्छी होगी, किसी की अच्छी नहीं होगी, बिकॉज मेरा अक्सर ऐसा भी शूट किसी ने फोटोग्राफर ने किया कि उसके बाद मुझे खुद वो पिक्चर एडिट कर करके उसको बेहतर करना पड़ा अपने फ़ोन के ऊपर, क्योंकि उसने ऐसी खींची थी कि वो लग नहीं सकती थी, तो ये भी होता है। आप 3 मुख्तलिफ लोगों को सेम चाय की पत्ती, सेम चूल्हा, सेम देगची दे दें, हाँ जी, लेकिन तीनों की चाय अलग बनेगी। चाय अलग होगी। आप 3 लोगों को सेम ब्रश, सेम कलर से दें, लेकिन तीनों लकीर अलग मारेंगे, लकीर अलग बनाएंगे। तो ये बिल्कुल ऐसे है, ऐसे ही आपकी है। आपकी प्रैक्टिस और आपका विजन, हर बंदे का विजन डिफरेंट है, हर बंदे का स्टाइल डिफरेंट है, हर बंदे की क्रिएटिव आई डिफरेंट है, तो वो अपने स्टाइल से शूट करेगा। तो वो डेफिनेटली, अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग पैदा ही बड़े क्रिएटिवली विजुअली इंक्लाइंड होते हैं, Right, या हाँ। उनको पता होता है कि यार उनकी बड़ी क्रिएटिव आई बहुत डेवलप्ड होती है। हाँ। कुछ लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फोर्सफुली क्रिएटिव होना Forcefully पड़ता होना पड़ता है, है, तो वो ये फ़र्क है, ये डेफिनेटली है। इसलिए जो लोग ऑलरेडी क्रिएटिव साइड पर इंक्लाइंड होते हैं ना, उनका नाम आर्ट्स में या फोटोग्राफी में या फिल्म मेकिंग में ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है, वो खुद होती है। और अगर आप में नहीं है उस तरह की क्रिएटिविटी, तो प्लीज़ मत कीजिए वो काम, किसी और तरफ नहीं, जाइए। एडेप्टेबिलिटी आती है। आपको बिरयानी नहीं आती है, हमें नहीं आती थी, लेकिन जब हम अकेले रहे तो हमने सीखी। हाँ, तो खाना लायक तो हो जाती वो है, काम तो हो जाता है, काम चल जाता है, बहुत अच्छी नहीं बनती। हाँ। हाँ, आप बिरयानी का रेस्टोरेंट नहीं खोल सकता मैं। लेकिन काम चला सकते हैं। ठीक है, चलो, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का, बहुत अच्छी आपसे बातचीत रही। और अब जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था कि आपने हमारे शो की भी फोटोग्राफी करनी है। डेफिनेटली, ठीक है, तो जब ये फोटोग्राफी करेंगे तो वो आप लोगों के साथ में शेयर भी करूंगी। एक छोटे से ब्रेक लूंगी यहाँ पे, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे अपना पाकिस्तान में, कहीं मत जाइए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मैं हूं उस्मा और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जिनका मैं आपसे क्या तारुफ कराऊं। अगर मैं तारुफ कराने ही बैठूंगी तो शायद पूरा प्रोग्राम उसी में ही निकल जाए। जैसे ही मैं उनका नाम लूँगी आप लोग बहुत अच्छी तरह से उनको जानते हैं, फ़ौरन पहचान जाएंगे। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, ऑनरेरी कौंसिल जनरल हैं मोरक्को के। इसके अलावा मेक अ विश इनकी एक NGO है जिसको कि खुद हेड करते हैं, उसको चलाते हैं। डिप्लोमेट हैं और कॉलम निगार भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि आजकल क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या मसरूफियात हैं इनकी। अस्सलाम वालेकुम इश्तियाक साहब, कैसे हैं? Thank you, Usma, for the kind words. It's an honor for me to be in your show today. नहीं, इट्स इन माय ऑनर कि आप मेरे शो में आए हैं और इतना कीमती वक्त आप हमें दे रहे हैं। इश्तियाक साहब, थोड़ा हम शो को इनफॉर्मल सा रखेंगे, क्योंकि फॉर्मल शोज़ में तो आप बहुत जाते हैं, थोड़ा सा आज इनफॉर्मल रखते हैं शो को। तो बताइए कि आजकल क्या मसरूफियात चल रही हैं? उसमें जैसे आपने अभी अपने इंट्रो में कहा कि मैं कई हेड्स वेयर करता हूँ, जिसमें कौंसिल जनरल भी हैं, कॉलम भी निगार हूँ, बिजनेसमैन तो डेफिनेटली मैं हुआ हूँ, थोड़ा सा सियासत के अंदर भी हूँ, मैं बिज़नेस फोरम का सेंट्रल प्रेसिडेंट हूँ पूरे पाकिस्तान के लिए। बट जो सबसे क्लोज चीज़ मेरे हार्ट को है, डेट इज़ मेक ए विश फाउंडेशन, जो एक इंटरनेशनल इदारा है, दुनिया के 55 ममालिक में है, और मैं इसका फाउंडिंग प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान। और ये इंटरनेशनल इदारा वो बच्चे जो टर्मिनल इल होते हैं, कैंसर जैसे मर्ज में मुब्तला होते हैं, उनकी जो भी एक आखिरी ख्वाहिश है या मोस्ट चेरिश्ड विश है, उसको पूरा करता है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि उसको ज़रा मैं थोड़ा सा ज़्यादा अपने हार्ट से क्लोज़ रखता हूँ, टाइम भी देता हूँ। और मुझे खुशी ये है कि इदारा जब से पाकिस्तान में आया है 13 साल पहले, हम 13,000 विशेज़ अभी तक पूरी कर चुके हैं। इसमें से एक बड़ी तादाद बच्चों की आज हमारे दरमियान नहीं है, मगर हमें खुशी ये है कि ये बच्चे दुनिया से रुखसत होते वक्त उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी, और वो मुस्कुराहट उनके अपना जो एक बहुत ही नन्ही सी ख्वाहिश थी उसकी पूरे होने की थी।
बिल्कुल। और आपने बहुत सारी ख्वाहिशात बच्चों की जो काफ़ी है जी। उनको पूरा और बड़ी किया। यूनिक विशेज़ आई हैं। कुछ दिनों पहले मैंने उसमें एक विश की जो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। एक बच्ची थी, स्लम एरिया में रहती थी, और पता नहीं आजकल ये इंटरनेट से लड़की बच्चियाँ कहाँ कहाँ पहुँच जाती हैं। जी। और उसकी विश थी कि मुझे डिज्नी फ्रोज़न थीम के ऊपर मेरा बेडरूम होना चाहिए। ओके। एंड दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट विश, क्योंकि जिस उसका जो रूम था वो स्लम एरिया में था और वहाँ पे जी। जानवर बंधे हुए थे। फिर हमने दोस्तों को इकट्ठा करके पूरा उसका रूम बनाया, और आप यकीन करें मैं आपको फ़ोटोग्राफ भेजूँगा, जब आप देखेंगी कि कुछ लोग जब वहाँ पे मौजूद थे तो उन्होंने कहा जी हमारा रूम भी ऐसा नहीं था। उस बच्ची का रूम हमने डिज्नी फ्रोज़न जो एक थीम है जी बिल्कुल, उसके Frozen ऊपर theme। हमने उसको किया जी। उसके ऊपर किया, बिल्कुल। और बच्चों की ख्वाहिशात तो वो वही हैं कि बिल्कुल। वो कुछ भी ख्वाहिश कर सकते हैं, लेकिन वो ख्वाहिशात जो उनके वालिदैन भी पूरी नहीं कर पाते, आपका इदारा जो है वो कोशिश करके उन उसमें ख्वाहिशात दिल को पूरा टूटता करता है देख के कि इतनी डिस्पैरिटी है हमारे माशरे के अंदर जी। कि कुछ घर हैं जिनके कमरे जो हैं खिलौनों से बड़े हैं, और एक कैंसर में मुब्तला बच्ची जो है इस दुनिया से रुखसत हो जाती है ये कहते हुए अपने बाप से कि मुझे एक अच्छी गुड़िया चाहिए। ये एक नहीं, ये ऐसी बिल्कुल। कई विशेस मेरे पास आई हैं। और जब हमने विश पूरी की डॉल एंड डॉल हाउस की, तो बाप जो था उसकी आंखों में आंसू आ गए, और उसने कहा कि ये रोज़ाना सुबह मुझको जब मैं घर से निकलता था मजदूरी पे तो ये कहती थी कि मेरी डॉल्स और डॉल हाउस लाइएगा, क्योंकि कहीं खेलने जाती थी और बच्चे उसको मार के भगा देते थे, जैसे बच्चों बिल्कुल, की जी, आदत हाँ। होती है। तो वो रोने लगा, बोलता है हमारे घर में चॉइस ये होती थी कि उस दिन खाना बने या हम कोई खिलौना लेके आएँ घर के अंदर। डिस्पैरिटी इज़, तो एक मैसेज आपके फोरम से ये है कि खुदारा जब हम अपने बच्चों के लिए कमरे हम अपने भर देते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो छोटा सा एक इंतज़ार कर सकते हैं, बच्चों की ये ख्वाहिश होती है। हमारी एक वेबसाइट है www.makeawish.org.pk, और इस पर एक लिस्ट है उन बच्चों की विशेस की जो अपनी विश के पूरा होने का इंतज़ार कर रहे हैं। ओके। और यकीन करें इसमें बहुत छोटी छोटी विशेस भी हैं, उसमें आपने आप wishes भी अडॉप्ट कर mention की हुई सकती हैं। हैं। जिस तरह Alright, अडॉप्ट होती है ना, आप okay। यू गो टू द वेबसाइट, जो विश आपको टच करे उसको अडॉप्ट करें, हम उस बच्चे से आपको कनेक्ट करवाएंगे, विश पूरी करें, और आप देखें आपको कितनी खुशी महसूस बिल्कुल, ये तो होती बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं आपसे यही पूछने वाली थी अभी कि अगर जैसे लोग ये चाहें कि वो किसी, क्योंकि अक्सर आप देखिए कि हम लोग जाहिर सी बात है अपने बच्चों के ऊपर सोचते भी नहीं हैं और इतना स्पेंड कर देते हैं। अक्सर ये होता है कि हमारे खिलौने नए नए खिलौने भी होते हैं, हम उन्हें उठा के फेंक देते हैं अगर हमारा बच्चा उनसे खेल नहीं रहा और उसको इंटरेस्ट नहीं रहा, लेकिन वही चीज़ें कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। अंदाज़ा आप नहीं कर सकती हैं कितनी कि खुशी उनके का लिए बायस वो कितनी बनती है। अहम है वो चीज़ें। और अल्लाह ये कहता है कि आप दूसरों के चेहरों पे बच्चों की खुशी लाएं, अल्लाह आपको खुशी देगा। बिल्कुल। और ये मेरा अपना एतकाद है कि मैंने 13,000 बच्चों की विशेस पूरी की, और अल्लाह ने मेरी एक ऐसी विश पूरी की जो ज़िंदगी में कोई नहीं कर सकता। कुछ साल पहले मैं खाना काबा के अंदर 45 मिनट गुजार के आया। मुझे सऊदी गवर्नमेंट का मैं था, गौसले काबा में मैंने हिस्सा लिया, और खाना काबा के अंदर मैंने 45 मिनट गुजरे। मैंने वहाँ पे नमाज अदा की, एक मार्क बनाए जहाँ पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे। तो देखिए अल्लाह आपको देता भी है अगर आप उसकी राह में कुछ करें तो। बिल्कुल, क्योंकि ये तो अल्लाह का वादा है कि अगर हम उसके बंदों की मदद करेंगे तो डेफिनेटली वो हमारी मदद करेगा। अच्छा, कोई ऐसी ख्वाहिश कभी ऐसी किसी बच्चे ने की हो कि जिसको कि आपको लगा हो कि ये किस तरह से अचीव होगी, लेकिन आपने कोशिश करके उसको पूरा किया? उसमें ये इतनी बड़ी फाउंडेशन है कि अगर मेरा बच्चा आज ये कोई विश करे कि उसको अमेरिका के सदर से मिलना है तो 1 महीने में पॉसिबल होगा। कुछ साल पहले हम कुछ बच्चों को सलमान खान से मिलाने लेके गए थे। बिल्कुल, हाँ। सलमान बिकेम वेरी क्लोज विद अस, वेरी फ्रेंडली विद अस। अपने घर पे हमारे बच्चों को बुलाया उसने, और सलमान की मेरी इतनी इज्जत बढ़ गई है क्योंकि उसकी अपनी टोटल इनकम का 75% वो चैरिटी पे खर्च करता है जी, हाँ। और उसने आते वक्त उस वक्त इतने हालात हमारे ख़राब नहीं थे, मुझसे ये कहा कि बेग साहब दुआ करो हमारे मुल्क के हालात बेहतर हों तो आपको बच्चों की लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आया करूँगा। इस तरह और बहुत सी मलाला से मिलने की इसकी, मगर एक विश जो मैं जब याद करता हूँ तो मेरे रूंगटे खड़े हो जाते हैं। ये लाहौर से एक बच्ची थी, कैंसर की मरीज़ा थी, 17 साल उम्र थी, और विश थी कि कायद-ए-आज़म के मदार पे मैं जाऊँगी। लाहौर से आए तो पूरे रास्ते उसकी माँ उसको इन्फ्लुएंस करती रही कि इस विश को छोड़, हमारे घर में टीवी नहीं है, टीवी मांग ले, मगर वो एडमिट थी। तो जब मैंने उसको लाए, होटल में रखा, कपड़े उसको दिलाए, लेके गया, फूल वूल चढ़ाए, तो मैंने पूछा बेटा तुम्हारी मदर जो तुमसे ये कह रही थी, इन्फ्लुएंस कर रही थी कि तुम्हें एक टीवी दें, क्यों तुम इतनी एडमिट थी? एंड शी सेड यू नो, जो दिल आपका टूट जाए कि मुझे मालूम है मेरी ज़िंदगी ज़्यादा नहीं है, मेरा कैंसर बहुत बढ़ चुका है,
मैं कायद का शुक्रिया अदा करना चाहती थी कि उसने इतना अच्छा कंट्री हमें दिया। देखिए तो हम वहाँ से जब भी गुजरता हूँ ख्याल आता है कि सेहतमंद हम जैसे लोग क्या कर रहे हैं कायद के हम मुल्क के कदर नहीं साथ। कर रहे, बिल्कुल। और वो बच्ची जो मौत से करीब थी वो सिर्फ शुक्रिया अदा करने के लिए आई और उसकी आखिरी विश कायद का शुक्रिया अदा करने के लिए। इट्स अ पिटी कि हम लोग जो है हम कदर नहीं करते और हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है कायद के मज़ार पे जाना। हम उसी शहर में रहते हैं, वहीं पे ही होते हैं, लेकिन सालों गुजर चुके हैं शायद कि हम कभी नहीं फॉर जाए। ग्रांटेड लेते हैं। बिल्कुल, हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और वही बात है कि ज़िंदगी बहुत बड़ी नेमत होती है, सेहत बहुत बड़ी नेमत होती है। हम जिन लोगों के पास ये नेमत है उनको इसका अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन इश्ताक भाई साहब, हम दुआ करती हूँ कि ये आपकी फाउंडेशन और आगे बढ़े। आपके और आपकी चैनल की भी सपोर्ट की हमको ज़रूरत है। कभी कभार हम जब नई विशेस करते हैं तो उन बच्चों को आप इनवाइट करें, उनसे पूछें। बिल्कुल, तो बिल्कुल किसी दिन बल्कि हम ऐसा प्रोग्राम करते हैं कि आप बच्चे यहाँ पर आएँ और उनसे हम बात करें। और आई एम श्योर बहुत से बच्चों की ये ख्वाहिश भी होगी कि वो टेलीविजन के ऊपर जनाब कुछ दिनों पहले एक बच्ची की ख्वाहिश थी कि मैं एंकर बनूं। खैर आपकी तरफ तो नहीं लाएंगे, ऐसा नहीं है, वो आपके जॉब के पीछे पड़ जाए। नहीं, आप बिल्कुल लाएं, मैं उसको खुद यहाँ पे बिठा के उससे शो करवाऊंगी। बड़ी यूनिक विशेस आती हैं। फिर कुछ दिनों पहले एक मॉर्निंग शो की वो होस्ट बनी थोड़ी देर के लिए। अच्छा। बट द कॉन्फिडेंस इन बच्चों का, बीमार हैं मगर जो कॉन्फिडेंस है माशाल्लाह बहुत अच्छा उसने परफॉर्म किया। जी जी, तो मेक अ विश पे तो हमारी बात हुई। थोड़ा सा अब ये बताइएगा कि अगर सियासत में भी आप पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आप इतने ज़्यादा बिजनेस फोरम को हेड कर रहा हूँ, तो यानी कि ज़्यादातर देखिए बिजनेसमैन किसी का दोस्त नहीं होता। बिजनेसमैन उस पार्टी को लाइक करता है जिसके पार्टी के दौरान उसका बिजनेस फ्लोरिश करे, बढ़े, उसमें एक्सपेंशन हो, ये हो। और अगर किसी पार्टी के जो आती है और उसके बिजनेस जो है उसके अंदर कमी वाक़या होती है, उसको अपने लोगों को जॉब से निकालना होता है, तो फिर वो कहता है कि नो, दिस इज़ नॉट द राइट पार्टी। तो मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे टेक्सटाइल मिल वगैरह हैं, काफ़ी लोग कोविड की वजह से आप यकीन करें कि इतने सख्त डिसीजन लेने पड़े जब लोगों को हमने निकालना पड़ा। और मैंने वो वक्त देखा है, मैं कभी नहीं भूलता, जब घर से निकलता था तो ये मज़दूर जो थे अपना सामान लेके बैठे हुए होते थे, वो हसरत की नज़र से आपको देखते थे। ये कोविड जब शुरू हुआ था और उनके पास जॉब्स नहीं थी, लोगों ने उनको निकाल दिया था। तो अच्छा इस्तार साहब, ये थोड़ा कोविड के हवाले से ही, क्योंकि काफ़ी चेंजेस आए हैं और काफ़ी हालात बदले हैं, मुल्क के भी, सियासत के भी, बिजनेस के भी, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन एक ब्रेक का टाइम है, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूँगी। ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। हमारे साथ रहिए अपना पाकिस्तान में। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मैं हूं उस्मा और मेरे साथ मिर्ज़ा इश्तियाक बेग यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे अभी बात हो रही थी मेक अ विश के हवाले से, इनकी फाउंडेशन है, उस पर हमने काफ़ी बातचीत की। अब हम बात करते हैं ऑनरेबल कौंसल जनरल हैं मोरक्को के। मराकश के सफारती ताल्लुकात पाकिस्तान के और मराकश के बहुत बेहतर हैं और बेहतरी इनमें आई है जब से कि इश्तियाक बेग साहब ऑनरेबल कौंसल जनरल बने हैं। इनसे और मालूमात हासिल करते हैं कि किस तरह के ताल्लुकात आजकल चल रहे हैं, क्या कुछ एक्टिविटीज़ चल रही हैं मराकश और पाकिस्तान के बीच में। उसमें मोरक्को जो है इट्स लाइक ए सेकंड होम टू मी। मेरा घर भी है और कोविड से पहले ऑलमोस्ट एवरी सेकंड मंथ मैं मोरक्को में हुआ करता था। मोरक्को बड़ा अच्छा एक हिस्टोरिकल कंट्री है और अरब कंट्री है और इट इज़ नेक्स्ट टू स्पेन। और ये तारिक बिन ज़ियाद जो थे जिन्होंने इस्लाम फैलाया यूरोप के अंदर, वो मोरक्को से ही गए थे जहाँ पे अपनी कश्तियाँ जलाई थी जिब्राल्टर पे, और फिर स्पेन वगैरह में यूरोप में इस्लाम फैला था। तो तारिक बिन ज़ियाद का ताल्लुक जो है मोरक्को से है। इब्न बतूता जो ग्रेट ट्रैवलर था आपकी तरह, उसका ताल्लुक भी जो है वो मोरक्को से था। तो आप ज़रूर जब मोरक्को जाएं तो उसकी कब्र पे आप हाज़िरी दीजिएगा और करिएगा कि मैं आपको रिकॉर्ड तोड़ूंगी जी ट्रैवलिंग के अंदर। तो बड़ा मोहब्बत करने वाले लोग हैं, पाकिस्तानियों की इतनी इज्जत करते हैं कि जब उनको पता लगेगा कि आप पाकिस्तान से हैं तो कहेंगे जी आप हमारे घर पे ज़रूर आएँ खाने पे। बहुत अच्छे लोग हैं और बड़ा खूबसूरत कंट्री है, मौसम भी बहुत अच्छा है। और ये वो कंट्री है जहाँ पे मेडिटेरेनियन
और अटलांटिक दोनों पानी आपस में मिलते जी। हैं, जिसका कुरान में भी जिक्र आया है कि हमने जब पानी को मिलाया तो उनको डिवाइड कर दिया, तो कभी नज़र आता है आपको कि दो डिफरेंट कलर के वाटर आपस के अंदर मिल रहे हैं। बिल्कुल, वो आपस में मिल खाना नहीं रहे बहुत होते अच्छा और है। और मैं क्या करता हूँ कि हर साल यहाँ पे एक मोरक्को का फूड फेस्टिवल करवाता हूँ और पाकिस्तान में। एक मैं फैशन शो भी करवाता हूँ। जी। इनके ड्रेसेस जो हैं वो जैसे आपने देखा होगा मेरा सुल्तान में लॉन्ग जी, लंबे। गाउन टाइप के जी, होते जी, हैं, जी। जिसको हम काफ्तान कहते हैं, वो हाँ जी। इनके होते हैं। बल्कि कल हमने रात को मैं एक फैशन शो में गया हुआ था, कोई एक समार के नाम से, मेराज समार, उनसे मैंने हमने बात की है और अब हम एक ब्राइडल शो जो है फैशन शो पाकिस्तान के ड्रेसेस का करवा रहे हैं मोरक्को में। जी हाँ। ऑलराइट। अभी कुछ अर्से पहले मैंने एक बिरयानी फेस्टिवल कराया जनाब, हमने मोरक्कन्स को पाकिस्तान की 6-7 तरह की बिरयानी खिलाई और पागल हो गए जनाब वो। और जाते वक्त हमने क्या किया कि जो भी आया था वहाँ पे 1 किलो चावल और एक शॉन मसाला भी दिया कि जी अपने घर में भी और बनाएं। खुद बनाए आपने? उसके बाद से हमारी राइस की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब। अच्छा। जी हाँ, जी। क्योंकि मोरक्को को हमारे राइस के बारे में इतना मालूम नहीं था। नहीं जब था। बिरयानी खाई तो कहते हैं कि जी बस बिरयानी ही खानी और है। चावल भी पाकिस्तान के तो ही यहाँ खाने से एक बड़े अच्छे फेमस शेफ़ हैं, शेफ़ गुलजार, जी जी जी। उनको हम लेके गए जनाब। 7-8 तरह की बिरयानी, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, और मीठे में भी हमने जो जर्दा बनवा के उनको खिलाया, तो बस मत पूछें कि क्या हालत थी उनकी। पाकिस्तानी खाने तो वैसे में हैं बहुत ही, अच्छे बहुत हैं, अच्छे। मोरक्को का फूड कैसा है, उनका टेस्ट किस तरह का? देखिए जी, अच्छा खाना है इनका। इनको ताजीन कहते हैं, ये मटन ताजीन। और ये मज़े की चीज़ ये है कि जो अभी भी पुराने फैमिलीज़ हैं वो एक क्ले होती है जिसके अंदर ये मिट्टी के बर्तन होते हैं, उसके अंदर बनाते जी। हैं, उसमें सब चीज़ें डाल के उसको बंद कर देते हैं और फिर वो गल जाता है सब। मुझे बहुत पसंद है मोरक्कन खाना, इनकी चीज़ें जो हैं मुझे बहुत पसंद है। कल्चर इनका अच्छा, काफ़ी हद तक सिमिलरिटी ये है कि पाकिस्तान और मोरक्को में कि मुसलमान कंट्रीज़ हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम है जहाँ पे माँ बाप का बड़ा अदब है, ये है। हमारी जिस तरह कदरें हैं उसी तरह इनकी भी हैं। मौसम इनका बहुत प्यारा है और जगहें बड़ी देखने की हैं। इस वक्त जैसे मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि हॉलीवुड की ज़्यादातर मूवीज़ जो हैं उनकी पिक्चराइजेशन जो है वो मोरक्को के अंदर और होती है। एक कैसाब्लांका तो जी बनी हाँ, थी, जो लास्ट एक ईयर हमने क्लासिक ऐसा है। किया था कि रमज़ान के अंदर हमने एक प्रोग्राम किया था जहाँ से कुछ लोगों को लेके गए थे और हमारा इरादा था कि पाकिस्तानियों को पता लगे कि वहाँ के रमज़ान में और हमारे रमज़ान में क्या फ़र्क है। जी, बिल्कुल। तो बड़ा अच्छा वो पॉपुलर प्रोग्राम हुआ था। तो आप ज़रूर जनाब विज़िट करें मोरक्को नहीं, की, एंड इंशाल्लाह यू विल लव ज़रूर। द प्लेस। बिल्कुल, क्योंकि अभी तो ज़ाहिर कोविड की वजह से जो काफ़ी Correct. दुनिया जो है वो बंद हिली हुई हुई है, है बहुत जी, सारी थोड़ी सी, जगह जी, बंद हैं। हाँ। लेकिन यस, मोरक्को इज़ ऑन माय लिस्ट के इंशाल्लाह ज़रूर हम यहाँ पे मगर जाएंगे। मोरक्को से पहले आप एक मूवी आई थी, पता नहीं कैसाब्लांका मूवी थी, वो जी, आप जी। लोग ज़रूर देखिएगा। वो देखते हेम्फ्री जाएं। बोगट की क्लासिक जी, मूवी क्लासिक थी मूवी बहुत जो कि मोरक्को के अंदर कैसाब्लांका में बनी थी। और वो जो रेस्टोरेंट दिखाया गया है कैसाब्लांका जी। मूवी के अंदर, वो अभी तक वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो आप और आपके दोस्त जब जाएं तो वहाँ पे खाना ज़रूर खाइएगा जी। बिल्कुल, इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। और वही बात है कि जब एक मुल्क से लोग दूसरे मुल्क में जाते हैं तो वो सफ़ीर होते हैं उस मुल्क के और पैगाम लेके जाते हैं। तो ज़ाहिर है हम लोग भी जब वहाँ पे जाएंगे इंशाल्लाह तो यहाँ से मोहब्बत और अमन का पैगाम लेकर जाएंगे बिल्कुल। वहाँ के लिए, उन लोगों के लिए भी। अच्छा, अब हम थोड़ी सी मैं बात करना चाहिए थी, जो हमने ब्रेक से पहले एक बात की थी। कोविड की वजह से सारी दुनिया के ही हालात बदले, पाकिस्तान के बहुत हालात बदले, बिज़नेस लोगों का जो है बहुत अफेक्ट हुआ। सिंस यू आर अ बिजनेसमैन, अभी आप क्या देखते हैं कि आने वाले हालात थोड़े से, क्या आपको लगता है कि कुछ बेहतर होने वाले हैं? सिंस वैक्सीनेशन भी अब पाकिस्तान में स्टार्ट तो हो गई है, जी हाँ। तो क्या आपको उसमें आगे के देखिए हालात अल्लाह ने बड़ा करम किया है पाकिस्तान के ऊपर कि वो यहाँ पे वेव जो भी आई कोविड की वो इतनी इंटेंसिव नहीं थी Intensive, जितनी बिल्कुल। यूरोप और अमेरिका जी, में आई। जी। अमेरिका में 1200-1500 लोग एवरी डे मर रहे Yes. हैं। इंग्लैंड में मेरी रोज़ाना बात होती जी। है, इंग्लैंड ऑलमोस्ट बंद पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। अगर आप कल वहाँ पे जाती हैं तो 10-12 दिन तक वो आपको निकलने पहले तो नहीं क्वारंटाइन, देंगे। यस बिल्कुल। और उनकी 75% जो वर्किंग क्लास है वो घर में बैठी हुई है, घर से ऑपरेट कर रही है और हुकूमत उनको सैलरी घर के ऊपर पहुंचा रही है। इसी तरह यूरोप का बहुत हाल है, इटली जी। बहुत सफ़र किया। अल्लाह ने करम ये किया कि पाकिस्तान के ऊपर कि हमारी यहाँ पे कोविड इस तरह नहीं उसने हमको तंग किया जितना यहाँ पे उसने इतना नहीं हुआ, किया। बिल्कुल। मगर एक जगह हम गलती ये कर रहे हैं कि हमने अभी तक कोविड की जो वैक्सीनेशन है उसमें हमारी रफ्तार बहुत ज़्यादा कम। स्लो है। जी बिल्कुल। मैंने इसकी वैक्सीनेशन लगवाई दुबई के अंदर जाके,
और दोनों डोज मुझे लगी और इस वक्त दुबई के अंदर पूरी वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गई है। और वो अब क्या कर रहे हैं, स्मार्टनेस देखिए कि देखिए जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसके साथ चैलेंजेस जो आते हैं उनके साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं। बिल्कुल। अब दुबई क्या कर रहा है कि एक एक्सी उस पर काम कर रहा है टूरिज़्म के ऊपर, कि जिसको मेडिकल टूरिज़्म कहेगा। आप 2 हफ्ते के लिए वहाँ पे जाइए, अपनी पसंद की जो आप जो भी वैक्सीनेशन आपको चाहिए, चाहे फाइज़र की लगवानी है, चाहे चाइनीज़ लगानी है, वो लगाएं, दुबई में घूमें फिरें, शॉपिंग करें और आ जाइए। डेफिनेटली दे विल चार्ज यू फॉर द वैक्सीनेशन। पाकिस्तान में अभी तक एज ऑन टुडे जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ सिर्फ 5 लाख चाइना ने हमें तोहफे के तौर पे, ये ग्रांट के तौर पे दी थी। अभी तक वही ख़त्म नहीं हुई है। हमारी आबादी है 22 करोड़ और 5 लाख पे हम खुश हैं। और अब हम फिर ये खबर आ रही है कि 5 लाख और वो हमें डोनेशन देगा। बहुत कम है। हमें इस वक्त चाहिए हुकूमत को कि जल्दी से देखिए, खुदा ना खास्ता अगर हमारे साथ इंग्लैंड वाला या अमेरिका वाला हो गया तो क्या होगा, उससे पहले हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए। और प्रिपरेशन यही है कि जल्द से जल्द ये कह देना कि जी हम फ्रंट लाइन को देंगे और ओवर 65 को देंगे, मेरे ख्याल से हर एक का हक है। अब आपका भी हक है, दूसरों का भी हक है, तो हुकूमत का। और कम से कम उन्हें ये चाहिए कि इस वक्त वो जो प्राइवेट सेक्टर है उसको अलाउ करें, ताकि वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो जाके सबसे पहले लगा लें। मतलब और कंपनीज को भी ये चाहिए कि जब वो प्राइवेट सेक्टर शुरू करें तो अपने एम्प्लॉयज़ को वो ज़रूर उससे मुस्तफ़ीद हों, उससे वैक्सीनेशन। बिल्कुल, इस चीज़ को इसके थोड़ा सा इसमें सहूलत और आसानी जो है पैदा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप थोड़ा भी निगलेक्ट कर सकें। इस वक्त पूरी दुनिया में एक अजीब हाल है। पाकिस्तान, आपने कहा कि अल्लाह का करम रहा कि यहाँ पे वो हाल नहीं हुआ जैसा कि पूरी दुनिया में था, लेकिन हमें अभी भी इसका ये मतलब नहीं है कि हम इस तरफ से बेफिक्र हो जाएं। जी, थैंक यू सो मच इश्तियाक साहब आपका प्रोग्राम में आने का। और जी, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। आपसे इजाज़त चाहूँगी, लेकिन जाने से पहले आपको याद कराती जाऊँ कि हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, फेस्ट टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। अपना बहुत ख्याल रखिए। उस्मा अख्तर खान जी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।